अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सुमेरा है और आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 37 करेंगे। चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन्स, और इसका जो अभी हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है कॉन्जुगेशन। सबसे पहली बात, कॉन्जुगेशन क्या है? तो कॉन्जुगेशन जो है इसको लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है लिंक टुगेदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम डील करते हैं तो जहाँ पे हमारे पास पीस सिस्टम्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते हैं उनके लिए हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अब पीस सिस्टम क्या है तो उसके लिए हम सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं जो कि है ईथीन की। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ईथीन में हमारे पास ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और ये जो है हमारे पास ये है एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास एक पी सिस्टम बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि सिर्फ एक पी सिस्टम है जो और किसी के साथ लिंक नहीं कर रहा तो इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं जिसमें हमारे पास 3 कार्बन्स हैं, 1 2 3, दैट इज 1 पेंटीन, ठीक है। 1 पेंटीन में हमारे पास जो पी सिस्टम है वो एक है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्केच करें तो ये एक पी सिस्टम जस्ट हमारे पास मौजूद है। हम बाकी का नहीं लिख रहे क्योंकि हमारा इस टाइम मेन लिंक जो है ना वो पी सिस्टम के साथ है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक पी सिस्टम है, ठीक है। अब ये भी आइसोलेटेड है क्योंकि ये आगे से और किसी के साथ भी लिंक नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दें तो इसका मतलब है अब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स आ गए। एक पी सिस्टम ये वाला हो गया जो इन 2 कार्बन के दरमियान है, और जो दूसरा पी सिस्टम है वो हम इस तरह से स्केच कर देते हैं जो कि ये वाली कार्बन नेक्स्ट कार्बन के साथ बना रही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि एक पी सिस्टम दूसरे पी सिस्टम के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। इसको हम क्यूमुलेटेड बोलते हैं। इसके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज क्यूमुलेटेड। अब क्यूमुलेटेड क्या है? क्यूमुलेटेड का मतलब है बाइंड, गैदर टुगेदर। बेसिकली जब आप क्यूमुलेटेड वहाँ पे इस्तेमाल होती है जब आपके पास एक कार्बन हो और उसके दोनों साइड्स पे 2 डबल बॉन्ड्स बन रहे हो, इधर भी और इधर भी, तो फिर जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है हम उसको क्यूमुलेटेड बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि इसको हम बोलते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन की एग्जांपल है ये, ठीक है। 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। अब ये जो आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइन है इसमें अगर हम पी सिस्टम्स को खाली शो करें तो हम किस तरह से कर सकते हैं? एक हमारे पास इन 2 कार्बन के दरमियान पी सिस्टम है और दूसरा इन 2 कार्बन के दरमियान पी सिस्टम है, ठीक है। अब ये जो दोनों पीस सिस्टम्स हैं इनके बीच में कोई ब्रेक नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। तो चूंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ सारे लिंक्ड हैं तो हम इसको बोलते हैं ये कॉन्जुगेटेड है। इसके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करेंगे दैट इज कॉन्जुगेटेड, ठीक है। और अगर हम 5 कार्बन का एक कंपाउंड ले लें जैसे कि 1,5 पेंटाडाइन, 1,4 पेंटाडाइन, इसमें अगर हम पी सिस्टम्स को शो करें तो हमारे पास जो पी सिस्टम्स हैं वो इस तरह से बनते हैं। एक हमारे पास इन 2 कार्बन के दरमियान पी सिस्टम है
और दूसरा इन दो कार्बन के दरमियान पीस सिस्टम है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये पीस सिस्टम जो है वो इस पीस सिस्टम के साथ लिंक नहीं कर रहा। ठीक है, जब ये दोनों आपस में लिंक नहीं कर रहे, इनके बीच में ब्रेक आ गया, तो ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। कॉन्जुगेटेड तब होते हैं जब ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते हैं। तो इसके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करेंगे दैट इज आइसोलेटेड। तो ये हमारा कॉन्जुगेटेड और आइसोलेटेड का कॉन्सेप्ट था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म बेसिकली जब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और उस एक से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो और उनके मोलेकुलर फॉर्मूलाज सेम हो, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज डिफरेंट हो। तो इस प्रोसीजर को हम इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं और इनको हम स्ट्रक्चर्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं। अब आइसोमेरिज्म जो है वो हमारे पास दो तरह का होता है। ठीक है, एक है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है और जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, दोनों के केस में मोलेकुलर फॉर्मूला जो है आइसोमर्स के वो सेम होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज डिफरेंट होते हैं। लेकिन इन दोनों के केस में डिफरेंस ये है कि इस केस में जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है उसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो विद रेफरेंस टू स्पेस वेरी करती है। ठीक है, तो इसमें रेफरेंस टू स्पेस आ जाएगा, विथ रेफरेंस टू स्पेस। जबकि अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसके केस में मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होता है। जो आइसोमर्स होते हैं उनके मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज डिफरेंट होते हैं। लेकिन उनके केस में अरेंजमेंट जो होती है एटम्स की उसमें स्पेस का कोई चक्कर नहीं होता। सो वी कैन से दैट दिस इज विदाउट एनी रेफरेंस टू स्पेस। ठीक है जी, अब ये जो आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसकी नेक्स्ट हमारे पास जो है, अच्छा इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि इसके केस में जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो उनके मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन उनकी कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट होती हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है वो स्पेस के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, वो वेरी करती है एटम्स की। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की नेक्स्ट हमारे पास 2 टाइप्स हैं। पहली जो हमारे पास टाइप है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है दैट इज जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वन दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और यहाँ से ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसकी भी हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 5 टाइप्स हैं, जो कि कौन कौन सी हैं? चेन आइसोमेरिज्म, फिर फंक्शनल पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, और लास्ट में आ जाती है हमारे पास टॉटोमेरिज्म। अभी लेकिन जो हमारा जो आज का लेक्चर है वो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे जो है वो हम उसमें फोकस करेंगे। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है इसको देखते हैं। अच्छा जी, ऑप्टिकल
आइसोमेरिज्म। जब आपके पास कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो और उसकी दो आइसोमेरिक फॉर्म्स मौजूद हो जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर दे, तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं और इस फिनोमेना को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड शो करता है। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमारे पास क्या है, उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड that exist in two isomeric forms which can rotate plane polarized light in opposite direction are called optical isomers, and this phenomena is called optical isomerism. ठीक है जी। अब कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक दो टर्म्स को देखेंगे। कायरल कंपाउंड्स जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होता वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। अब कायरल क्या है? कायरल जो है इसको ग्रीक लेटर कायर से डिराइव किया गया है। ठीक है, और कायर का मतलब होता है हैंड। ठीक है, अब कायरल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हैंडेडनेस शो करते हैं। अब ये हैंडेडनेस क्या चीज़ है? बेसिकली अगर हम कंपाउंड्स पे जाने से पहले सिंपल इसकी एग्जांपल देखें तो सपोज ये हमारा हैंड है। ठीक है, ये राइट हैंड है। अगर इस राइट हैंड का हम मिरर इमेज देखें तो वो हमारे पास लेफ्ट हैंड बनता है। ठीक है, अब ये जो राइट हैंड का मिरर इमेज हमारे पास, ये राइट हैंड है और ये इसका मिरर इमेज लेफ्ट हैंड बना है। इनको अगर हम सुपर इम्पोज करें एक दूसरे के ऊपर, इनके मिरर इमेजेस को इस तरह से सुपर इम्पोज करें तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये देखें, ये थंब है और ये फिंगर्स हैं, इनमें क्लैश आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे कायरल कंपाउंड्स होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट, अभी फ़िलहाल जैसे हमारे पास हैंड है तो इसमें हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, जो इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे, और जब हम इसका मिरर इमेज देखते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं कर रहा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कायरल कंपाउंड्स बोलते हैं। इनके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज एसिमेट्रिक। मीन्स कि इनके अंदर ए का मतलब होता है एब्सेंट, इनमें सिमेट्री मौजूद नहीं होती, दे आर एसिमेट्रिक। ठीक है, अब अगर हम कायरल कंपाउंड्स की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एग्जांपल को देखें तो कायरल कंपाउंड्स जो हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारे पास जो कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होता है। ठीक है, जैसे मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, और यहाँ पे आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दें। तो ये कार्बन चूंकि 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है और अगर आप इसका मिरर इमेज लें तो वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता, तो इसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी कार्बन है? कायरल कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आ गई
के जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो कायरल कंपाउंड्स होते हैं और उनमें उनके जो मिरर इमेजेस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं कर रहे होते और उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मौजूद नहीं होता। अब हम देखते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव किस तरह से होते हैं। बेसिकली हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी सबसे पहले देखते हैं होती क्या है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे हम पहले स्केच कर लेते हैं। बल्ब है जो कि ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है, इससे जो रोशनी निकल रही है वो तमाम डायरेक्शंस में जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, इस तरह से, यूं भी वाइब्रेट कर रही है, वेव्स की फॉर्म में है, ठीक है, और वो तमाम डायरेक्शंस में मूव कर रही है। इसको हम अगर किसी पोलराइजर में से पास करें, नाइकोल प्रिज्म जो कि कैल्साइट का बना हुआ होता है, CaCO3 का, उसमें से जब हम पास करेंगे तो होगा क्या, जो कि सपोज ये यहाँ पे एक लेंस है, तो वो ये जो लाइट सारी डायरेक्शंस में मूव कर रही थी इसको एक सिंगल डायरेक्शन में ले आएगा। अब हम कहते हैं हमारे पास ये जो लाइट डिफरेंट डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रही थी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई है। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम अब अपने सैंपल में से पास करें, सैंपल हमारा सॉल्यूशन की फॉर्म में पोलैरीमीटर ट्यूब के अंदर पड़ा हुआ है, इसमें से जब ये पास होगा तो इसमें से पास होने के बाद यहाँ पे हमारा सैंपल अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो इसको रोटेट कर देगा। अगर ये यूं था पहले और उसने इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, ये इस तरह था और ये हमारे पास इस तरह से रोटेट हो गया, तो हमारे पास ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि उसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दिया है। अगर आपका सैंपल यहाँ पे जो पड़ा हुआ है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जो कि ये वाली है, अगर इस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। और अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर कर रहा है और ये क्लॉकवाइज है तो इसको हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं और इसको हम माइनस के साइन से शो करते हैं। तो बेसिकली यहाँ जो हमारा कंपाउंड है अगर वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो फिर वो पॉजिटिव आइसोमर है और उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और अगर वो नेगेटिव साइड पे रोटेट कर रहा है तो हम उसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं। अच्छा जी, अब हम जो हमने अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ी है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन करने से पहले हमने पहले कायरल का कॉन्सेप्ट दे दिया, कायरल क्या होता है, फिर हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी को भी एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास लैक्टिक एसिड की, पहली एग्जांपल, ठीक है। लैक्टिक एसिड का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, और H, इसका अगर हम नेम देखें तो वो बनता है 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड का ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। अब अगर हम इस लैक्टिक एसिड का मिरर इमेज देखें तो याद रखें जो मिरर इमेज बनता है ना वो हमेशा यूं है ना, तो इसका यूं मिरर इमेज बनेगा। ये कंपाउंड इस तरह से लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो वो इसका मिरर इमेज है। तो इसका जो हमारे पास मिरर इमेज है वो ये है, ठीक हो गया। अब ये भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, ये भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, ये इसका मिरर इमेज है। अब अगर हमारे पास वो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए वो पूरा एक डायग्राम बनाई थी, पोलैरीमीटर ट्यूब है, उसके अंदर अगर हमारा जो सॉल्यूशन बना हुआ है अगर उसके अंदर ये वाला आइसोमर मौजूद हो,
ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपकी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना, जो कि इस तरह थी, इसको इस तरह से रोटेट कर देगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और हम इसको बोलेंगे ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक हो गया। फिर अगर हम इसको देखें तो ये वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रिक एसिड का आइसोमर है, ये हमारी इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जो कि इस तरह थी, ये इस तरह से रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, और इसके लिए हम माइनस का साइन डालते हैं, और ये लीवो रोटेटरी है। ठीक है। अब याद रखें, किसी भी आइसोमर के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, उसके लिए जो कंडीशन है जो ज़रूर होनी चाहिए वो क्या है, एक तो ये कि वो कायरल हो, जैसे कि ये कायरल कार्बन है। दोनों में अगर आप देखें आइसोमर जो है, कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है, तो नंबर 1 पॉइंट क्या हो गया, इट शुड बी कायरल। नंबर 2, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। और नंबर 3 पे इसके जो मिरर इमेजेस हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक हो गया जी। तो अगर आपकी स्पेशली ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है, तो फिर जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कंपाउंड आपका। ठीक है। अब अगर आपका जो सॉल्यूशन पोलैरिमीटर ट्यूब में आपने लिया है, उसमें ये वाला आइसोमर भी 50% मौजूद हो और ये वाला आइसोमर भी 50% मौजूद हो, दोनों 50-50% मौजूद हैं, तो हम इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। हम इसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। और ये जो आपके पास रेसिमिक मिक्सचर है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो प्लस वाला रोटेट करेगा ना, उसको माइनस वाले ने जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो जो रेसिमिक मिक्सचर है आपके पास, ये आइसोमेरिक फॉर्म नहीं है, ये दो आइसोमेरिक फॉर्म्स 50-50% इकट्ठी मौजूद हैं, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा। और ये जो दोनों कर रहे हैं, इनके लिए हम कलेक्टिवली एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इनैंशियोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनैंशियोमर्स। तो ये हमारे पास लैक्टिक एसिड की एग्जांपल आ गई जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं टार्टारिक एसिड की। टार्टारिक एसिड का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है टार्टारिक एसिड का। ठीक है, इसकी जो हमारे पास दो आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, इसका हम अब इसका मिरर इमेज देख लेते हैं क्या बनेगा। अगेन अगर ये इस तरह से लिखा है यूं, तो इसका इस तरह से लिखेंगे तो वो हमारे पास इसका मिरर इमेज बनेगा, और वो ये होगा, दिस इज द मिरर इमेज। ठीक हो गया जी। तो ये भी टार्टारिक एसिड है, ये भी टार्टारिक एसिड है। ठीक है, दो आइसोमेरिक फॉर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अब ये वाली जो आइसोमेरिक फॉर्म है, ये अगर हमारी पोलैरिमीटर ट्यूब में मौजूद होगी तो ये हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, और हम इसको बोलेंगे ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसका नेम क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
और ये वाली जो हमारी आइसोमेरिक फॉर्म है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी इस तरह से, और इसको हम माइनस के साइन से शो करते हैं इस आइसोमेरिक फॉर्म को। और ये क्या है हमारे पास, लीवो रोटेटरी। ठीक है, अब ये दो आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रही हैं। अगेन ये ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसे एक्टिव है, क्योंकि ये कायरल है। नंबर 1 कायरल कैसे है, ये जो आपकी कार्बन है ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन और ये नेक्स्ट एक और ग्रुप, तो ये कायरल है। नंबर 2 इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता। क्या आप इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट नहीं करता। और तीसरा, इसका जो मिरर इमेज बना है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर रहा। इस वजह से हम कहते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसकी एक और आइसोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है जो कि ये है, अगर हम इसको इरेज कर दें तो ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप देखें इसमें हमारे पास इसकी तीसरी आइसोमेरिक फॉर्म है जिसमें हमारे पास यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। अब हमने कहा था कोई भी आइसोमर जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा जब, यहाँ पे अभी मैंने लिखा था कि उसमें जो उनका प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो मौजूद नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। तो बेसिकली ऐसा आइसोमर जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आता होगा उसको हम मीजो टार्टारिक एसिड बोलेंगे। उसके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज मीजो एसिड। और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा। इसलिए रोटेट नहीं करेगा कि चूंकि ये 2 इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला हाफ जो है ये नीचे वाले हाफ के इफेक्ट को कैंसल कर देगा। तो जब वो इफेक्ट को कैंसल कर देगा तो फिर ये लाइट को रोटेट नहीं करेगा। तो ये तीसरी आइसोमेरिक फॉर्म है जिसको मीजो एसिड बोलते हैं और ये लाइट को रोटेट नहीं करती। और लास्ट में हमारे पास इसका रेसिमिक मिक्सचर आ जाता है दैट इज प्लस माइनस, जिसको हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। ये जो रेसिमिक मिक्सचर होता है इसमें जो हमारे पास पोलैरिमीटर ट्यूब है जिसमें हमने अपने आइसोमर का सॉल्यूशन लिया होता है, उसमें अगर ये दोनों आइसोमर्स, प्लस वाला आइसोमर और माइनस वाला आइसोमर दोनों 50-50% मौजूद हो तो फिर 50% लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, 50% लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और नेट अगर हम इफेक्ट देखेंगे तो हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो रोटेट नहीं होगी। तो ये जो रेसिमिक मिक्सचर है ये भी लाइट को रोटेट नहीं करता, और ये बेसिकली दोनों प्लस और माइनस वाले का 50-50% का कॉम्बिनेशन है। तो ये हमारे पास 4 जो है वो 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, और ये लास्ट में जो है वो इसकी रेसिमिक मिक्सचर है। तो इस तरह से जो है वो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।